बढ़ो बदलो देश के साथ, इस इरादे को लेकर ईटी नाउ स्वदेश आपको आर्थिक आजादी और आर्थिक आत्मनिर्भरता दिलाने की राह पर निकल चुका है। मकसद बस इतना है कि पैसों के साथ आपका ऐसा अटूट रिश्ता बनाया जाए जिसको लेकर कोई भी आर्थिक तंगी आपको परेशान ना करे और आपका कोई भी सपना अधूरा ना रह सके। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, हमारी इस नई शुरुआत में जिसका नाम है ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। ये एक ऐसा शो है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। और आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ खास मेहमान भी हैं। ईटी मनी के सीओओ संतोष नवलानी मेरे साथ हैं। स्वागत है आपका स्टूडियो में और इस बेहद खास पेशकश में। तो ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जब हम ये सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद हमें देश के बजट का ख्याल रखना होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपके बजट और आपकी कमाई और आपके निवेश की बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम शो की शुरुआत करते हैं लोगों को एक निवेशक क्या होता है, एक इन्वेस्टर क्या होता है, इसकी समझाइश के साथ, है ना। क्योंकि आमतौर पे जब हम तो पूरा दिन चैनल पर मार्केट्स की बात करते रहते हैं, जहाँ पर ट्रेडर्स भी आते हैं, निवेशक भी आते हैं, लेकिन जब बात होती है ना संतोष फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की, फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो बहुत जरूरी होता है और थ्रस्ट दिया जाता है एक वर्ड को जो कि होता है निवेशक। निवेशक क्या होता है, किस मानसिकता का होता है, किस व्यवहार का होता है, ये बताएं। एवरी इंडिविजुअल इन सम फॉर्म एक निवेशक होता है। जस्ट दैट हम रियलाइज नहीं करते कि हम एक इन्वेस्टर हैं। आई विल गिव एन एग्जांपल। आप एक बच्चे को देखिए। एक बच्चा हमेशा अपने इनपुट्स, एनर्जी, टाइम स्पेंड करता है, बहुत इन्वेस्ट करता है टाइम और एनर्जी को टू बिकम बेटर स्टूडेंट, क्योंकि उसको अच्छा करियर चाहिए होता है। सही बात है। एक एम्प्लॉई, एक एंटरप्रेन्योर अपना टाइम और एनर्जी अपने बिजनेस को या अपने करियर को बेटर करने में लगाता है कि आपका स्किल बेटर हो, आपका आर्ट बेटर हो या आपका बिजनेस बेटर हो। आप टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं सो दैट आप कोई बड़ा बना पाएँ। वैसे ही एक इन्वेस्टर जब फाइनेंशियल आउटकम्स के लिए इन्वेस्ट करता है, जब हम अपनी एनर्जी, अपनी टाइम एक पैसे के तौर पे लगाते हैं, तो हम एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर बन जाते हैं। लेकिन बिकॉज हम हमेशा इन्वेस्टर वर्ड को एसोसिएट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ, हम जो टाइम, एनर्जी, मेहनत और लगन से जो पढ़ाई करते हैं या अपने ऑफिस में काम करते हैं, वही हम मार्केट्स में लगाना भूल जाते हैं। क्योंकि हमको बताया जाता है कि इन्वेस्टर मार्केट में होता है, आप कभी इन्वेस्टर थे ही नहीं, जबकि आप इन्वेस्टर हमेशा रहे हैं। सो जब आप सेम एनर्जी, सेम पैशन, सेम पेशेंस, सेम इंटेलिजेंस के साथ अपने फाइनेंशियल आउटकम्स की तरह काम करेंगे तो आप इन्वेस्टर बन जाते हैं। क्या केवल जो बाजार में निवेश करता है वही इन्वेस्टर होता है, या जिसके पास एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होता है, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, आर्थिक लक्ष्य होते हैं, वो एक निवेशक होता है? दोनों होते हैं, लेकिन अलग अलग लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है, तो म्यूचुअल फंड्स का फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है एज एन इन्वेस्टर और आपके पैसे को संभाल रहा है। जब आप खुद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इन अ स्टॉक, इन अ शेयर, खुद की रिसर्च करने के बाद, तो आप खुद के लिए इन्वेस्टर होते हैं। तो अल्टीमेटली हर आदमी, हर इंडिविजुअल एक फाइनेंशियल आउटकम के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता है। एक फंड मैनेजर के लिए वो जॉब है जो उसको उसकी इनकम अर्न करने का मौका देगा। एक इन्वेस्टर के लिए, एन इन्वेस्टर के लिए उसके लिए वो फाइनेंशियल आउटकम है जो कि उसका कोई गोल, लाइक अपने बच्चे के लिए एजुकेशन, अपना खुद का रिटायरमेंट या अपनी फैमिली के लिए बेटर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता है। आउटकम्स कैन बी डिफरेंट, बट बोथ ऑफ देम आर इन्वेस्टर्स। अच्छा, बहुत खूबसूरती से आपने समझाया कि एक क्या परिभाषा होनी चाहिए एक निवेशक की, लेकिन कहीं ना कहीं एक निवेशक होना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि पैसों को लेकर आपका रिश्ता कैसा रहा है। देखिए, हम भारतीयों को बचत करना तो हमेशा से सिखाते आते हैं बचपन से, है ना। आपके गुल्लक होती है जिसमें आप पैसे डालते हैं, और मोटे तौर पे हम देखें तो हम एक सेविंग्स इकोनॉमी भी है ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हमें गुर नहीं सिखाए जाते, पैसों को
बचाओ लेकिन पैसों को निवेश करो ये नहीं सिखाया जाता है ना। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आप पैसों की अहमियत समझते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पैसों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएं जहां पर आपके पैसे आपका ख्याल रखें और आप भी अपने पैसों का ख्याल रखें। तो मनी बिहेवियर कितना ज़रूरी होता है एक इन्वेस्टर के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट होता है कविता। इट्स लाइक कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अपने पैसे से अच्छा रिश्ता चाहिए, विच मीन्स दैट मैं अपने पैसे पे भरोसा कर सकता हूँ फॉर माई बेटर फ्यूचर। मुझे 3 चीज़ बहुत ज़रूरी लगती हैं। एक होता है कंफर्ट, कितना कंफर्टेबल मैं फील करता हूँ फॉर मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते वक्त एट ईज नहीं होता हूँ या फिर कन्वीनियंस फील नहीं करता हूँ या कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ, दैट मीन्स मुझे पैसा समझ में नहीं आता। सेकेंड थिंग कैन बी, इसको आप उदाहरण के तौर पे अगर मुझे समझा दें। सो फॉर एग्जाम्पल we were talking in the sometime before the show and somebody mentioned that people लोग जब इन्वेस्ट करते हैं बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में तो वो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जैसे रिस्क कुछ है ही नहीं। सही बात है। लेकिन जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब पूछते हैं रिस्क क्या है। वो इसलिए है क्योंकि हर आदमी अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेगा तो बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस मेरे को कॉन्फिडेंस देता है कि मैं इन्वेस्ट करूं। सो क्योंकि हर आदमी मेरे आसपास में अगर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बट अगर वो नहीं हो रहा है, जो कि आज बहुत लोग इंडिया में सिर्फ 6-7 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, ओनली अबाउट 3 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। सो बहुत लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। हाँ। इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। सो कंफर्ट तभी आता है जब इधर हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं टाइम और एनर्जी तो समझने के लिए, या फिर हमारे आसपास लोग कर रहे होते हैं तो हमको भी कॉन्फिडेंस आता है। तो वो एक चीज़ मिसिंग लगती है तो आप बराबर डिसीजन नहीं ले पाओगे। एंड इट ऑल्सो इट कम्स सेकेंड पॉइंट इज सेटिस्फैक्शन। सो अगर मैं कंफर्टेबल रह चुका हूँ फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मेरे लिए सही काम करे हैं, मैंने कुछ पास में इन्वेस्ट किया जिसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न काफ़ी अच्छी है और मैंने पैसा कमाया है, तो वो सेटिस्फैक्शन रहता है कि या मैं अगली बार भी सही डिसीजन लूंगा। राइट। सो यू बिल्ड अपॉन दैट सक्सेस एंड उसकी वजह से आप अपने आप को देखेंगे कि आप कंफर्टेबल बनते जाते हो टू मेक मोर डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एंड थर्ड इज रिलायबिलिटी। सो अगर मैं अपने पैसे पे रिलाय नहीं कर सकता टू टेक केयर ऑफ एनी इमरजेंसी या कोई कभी कभी ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो कि खुशी के खर्चे होते हैं, यू एंड अप प्लानिंग अ अनप्लान्ड हॉलीडे या सो इट इंटेलिजेंस। सो अगर आपके पास पैसा होता है जो आपके कभी कभी आए हुए अनप्लान्ड इंटेलिजेंसेस के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं बोलता है, तो आपकी रिलेशनशिप विद मनी बेटर हो जाती है। राइट। सो दैट कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन एंड रिलायबिलिटी, ये 4 एस्पेक्ट्स अगर आपकी रिलेशनशिप में हैं पैसे के साथ, तो आप एक बेटर इन्वेस्टर भी बन सकते हैं और एक प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग भी बन सकते हैं आपकी लाइफ में। रिस्क का जिक्र किया आपने, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा पहलू है जिसको लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग रिस्क को अपने निवेश से जुड़ा रिस्क खासतौर से कैसे समझें, और ईटी मनी में आप कैसे उनकी सहायता करते हैं कि वो रिस्क समझकर निवेश रणनीति बनाएं? रिस्क और रिटर्न बहुत क्लोजली जुड़े हुए वर्ड्स हैं, बट हम जब रिटर्न देखते हैं तो रिस्क भूल जाते हैं और रिस्क देखते हैं रिटर्न भूल जाते हैं। एंड ये विजिबल रह चुका है इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल्सो। आप अगर देखेंगे जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो मार्केट्स ने 3-4 साल तक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था। सही बात है। और कुछ भी इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे थे मार्केट में, नए डीमैट अकाउंट्स नहीं खुल रहे थे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही थी। वो क्यों हुआ था? क्योंकि लोगों ने 2007 में कुछ फोमो फैक्टर, फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर एट प्ले के में सरेंडर होके इन्वेस्ट कर दिया था 2008 में एट लाइफ टाइम हाई इन मार्केट्स, एंड समझा नहीं रिस्क है। रिस्क क्या है? सो आप जब रिस्क बिना समझे इन्वेस्ट करते हो तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपकी पूरी प्लानिंग को बिगाड़ सकता है। बिल्कुल। या सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क को समझें और इन्वेस्ट करें। और आप मार्केट के रिस्क को तो नहीं समझ सकते बिकॉज मार्केट्स मूव रोज करते हैं, बट आप अपने बिहेवियर को समझ सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2008 में जब मंदी आई, अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा और आप 2011-2012 में पहुंच गए तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपने पैसा बना लिया होगा।
सही बात है। राइट। अगर 2020 में फॉर एग्जांपल आपने मार्केट में बाय किया या सेल नहीं किया तो भी आपका पैसा काफ़ी अच्छा बना होगा। इसका मतलब ये है कि आपने रिस्क को समझा, अपने रिस्क पर्सनालिटी को समझा, हाँ। आप रिस्क में कैसे बिहेव करते हैं उसको समझा। सो मार्केट के रिस्क को समझने से अच्छा आप अपने रिस्क बिहेवियर को समझें, वो इंपॉर्टेंट है। और ईटी मनी में हम लोगों को हेल्प करते हैं बाय डूइंग समथिंग कॉल्ड एज इन्वेस्टर पर्सनालिटी असेसमेंट। सो रिस्क बिहेवियर, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, फाइनेंशियल एक्यूमेन, ये समझना इन्वेस्टर पर्सनालिटी का काम है। इसमें हम लोग 3 चीज़ें करते हैं आपके लिए। आप अगर इन्वेस्टर पर्सनालिटी टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लॉस सहन करने की क्षमता क्या है। अच्छा, आप कितना लॉस सहन कर सकते हैं। ले सकते हैं आप, ठीक है। यस। सेकंड, आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को कितना अच्छे समझते हैं। एंड थर्ड, आप जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आप वो कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस से लेते हैं। अच्छा। या बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस से जब आप डिसीजन लेते हैं तो जब भी आपका पैसा होगा आप उसको ज़्यादा रिस्की एसेट्स में लगा दोगे। हाँ। और अगर कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट करोगे तो शायद आप वो नहीं करोगे। सो ये तीनों चीज़ें बेसिकली, आप कितने कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट करते हो, आपकी लॉस सहने की क्षमता क्या है, और आपका फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये तीनों एक रिस्क रेंज डिफाइन करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए। एंड वी ऑल्सो टैग यू एज, टिपिकली क्या हुआ है मार्केट में, जितनी भी पास्ट में रिस्क असेसमेंट्स होती हैं उसमें लोगों को बोला जाता है कि आप कंजर्वेटिव हो तो आप कंजर्वेटिव रहोगे जिंदगी भर। अच्छा। आप मॉडरेट हो तो आप जिंदगी भर मॉडरेट रहोगे। मैं इसी पर आना चाहती थी, बिकॉज क्या होता है ना, देखिए रिस्क आपको समझना जरूरी है कि किस निवेश के विकल्प में कितना रिस्क है, लेकिन आप जीवन में आगे भी तो बढ़ते हैं, आपकी कमाने की क्षमता बढ़ती है, आपको ज़्यादा अवेयरनेस हो जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग में बदलाव भी तो आएगा। यस। इसलिए ईडी मनी का जो वो रिस्क स्कोर है, जो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्फिडेंस, लॉस शेयर करने की क्षमता, और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, और मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ये तीनों चीज़ें गवर्न करती हैं एक डायनेमिक रिस्क रेंज। सो इंस्टेड ऑफ लोगों को ये नहीं बोलते हम लोग कि आप कंजर्वेटिव हो, आप मॉडरेट हो, आप एग्रेसिव हो। हम बोलते हैं कि आपका रिस्क रेंज है 60 to 80, या आपका रिस्क रेंज है 75 to 95, या आपका रिस्क रेंज है 40 to 60। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होगी तो आप 40 की जगह 60 पहुंच जाओगे, लेकिन आप 60 से आगे नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग जो हुई है बचपन से, आपने जो पैसे का माहौल देखा है, आपकी जो करियर में ग्रोथ है या नहीं है, या आपका जॉब कितना स्टेबल है या कितना फ्यूचरिस्टिकली पोटेंशियल है, वो आपकी रिस्क एपेटाइट अंदर से कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसलिए आप 40 to 60 आए तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए 60 जैसा इन्वेस्ट करिए, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए 40 जैसा इन्वेस्ट करिए। तो हम लोगों को नहीं मानते कि आप कंजर्वेटिव हो, एंड वी ऑल्सो गिव नॉट अ लेबल बट बेसिकली कॉल यू समथिंग एज कि आप एक्सप्लोरर हैं, आप नई नई चीज़ों को जानना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप एक रिसर्चर हैं कि आप कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे नहीं लेते हैं। आप एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं कि आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप एक एडवेंचरर हैं जो कि आप ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो हर आदमी अलग तरीके से इन्वेस्ट करता है, और शायद बहुत सारे लोग ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं। हमने जिसको एक मायना दिया है ऐप के ऊपर, जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और फिर सही डिसीजन ले सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अच्छा, एक अलग सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि जिन भी दर्शकों से हम एक्सपर्ट को मिला रहे हैं उनको अच्छे से मिलाएं, वो जाने कि इस एक्सपर्ट जो अभी इस काबिलियत के साथ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं उनकी खुद की जर्नी कैसी रही है। तो आपका निवेश के साथ राब्ता कब बना, वो आपका इंट्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट के साथ कब हुआ, रिस्क को लेकर आपने क्या क्या अनुभव अब तक किए हैं? श्योर। मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया था शायद 2006 में। अच्छा। मैंने एक टैक्स सेविंग एसआईपी शुरू करी थी मेरे पहले जॉब के बाद। पहला ही आपका बिल्कुल सही था। यस, आई थिंक आई गॉट लकी। अच्छा। आप मैं शायद उस टाइम पे इतना नहीं जानता था इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अच्छा। मैंने अपना बी स्कूल से पास किया था और टैक्स सेविंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे बाकी लोग ही हमेशा करते आए। शुरुआत तो टैक्स सेविंग से होती है, लेकिन उसमें भी अच्छा ये कि आप पीपीएफ की ओर आपका रुझान नहीं गया। मेरे पास अभी भी पीपीएफ अकाउंट नहीं है। अच्छा। नॉट दैट मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को नहीं खोलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। हर आदमी का अपना एक रिस्क एपेटाइट है और फ्यूचर आउटलुक है।
तो मैंने टैक्स में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, मैंने SIP करी, और SIP का पहला फ़ायदा मुझे पड़ा जब मुझे पता चला कि देखते ही देखते काफ़ी बड़ी पूंजी जमा हो गई इन 2-3 years. अच्छा। एंड दैट taught me कि power of SIP is actually not investments, returns. The power of SIP is systematic savings. सही बात है। अगर जो पैसा आप बैंक अकाउंट से निकाल के सिस्टमेटिक इन्वेस्ट कर देते हो, वो अगर आपकी आंखों से दूर रहता है और अगर आप उसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। और यहाँ पर अनुशासन बहुत जरूरी है। Exactly. कोई गलतियां भी हुई हैं अब तक की निवेश की जर्नी में? yes. अच्छा। सबसे बड़ी गलती आई थिंक बहुत लोग करते हैं, मैंने भी करी है। हाँ। आप प्रॉफिट्स बुक करना कोई क्राइम नहीं होता। एंड आई थिंक समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम ये लोग बहुत जरूरी बात कही आपने। हाँ। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम लोग क्या करते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं, हम लोग बहुत बड़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं, वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ते सही हैं, बात उन्होंने है। कैसे इन्वेस्टमेंट्स किया पढ़ते हाँ, हैं। हाँ। अब वो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं, हाँ। और हम लोग एक रिटेल इन्वेस्टर हैं जो अपने फाइनेंशियल आउटकम्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। हम पैसा कमाना हमारा मेन बिजनेस हमारे जॉब से है या हमारे व्यापार से है, बट हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेविंग्स को। सही बात है। और अगर आप पीरियडिकली प्रॉफिट्स बुक नहीं करते तो ये लॉस में कन्वर्ट हो जाता है बहुत बार। अच्छा। तो मेरे साथ ये हुआ था 2008 में, जब मैंने कुछ स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स पहले किए थे और मैंने प्रॉफिट कभी बुक नहीं किया। सो आई थिंक मैंने ये सीखा है कि आई डोंट ब्लाइंडली फॉलो कि मुझे जिंदगी भर नहीं बेचना है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ खरीदने के लिए नहीं की जाती, हाँ। बेचने के लिए जाती है। बिल्कुल। प्रॉफिट्स बनते हैं बेचने से, और आप जब बेचते हो तभी आप कोई फाइनेंशियल गोल रियलाइज कर पाते हो। आप अपने चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड यूनिट्स नहीं दे सकते। सही बात है। आपको उनको बेच के कैश में पैसा देना है। सही बात है। राइट। सो सबसे बड़ी मेरी गलती जो मैंने सुधारी है इन लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन आई फॉलो अ डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग। तो डिसिप्लिन के इन्वेस्ट करने के लिए मैं अपना एसेट एलोकेशन प्लान फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स बुक हो जाते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल, मेरा ऐसा नहीं है बट मैनी पीपल शुड हैव दिस अप्रोच कि आप अगर बोलिए कि अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ और म्यूचुअल में नहीं करता, और अगर आप बोलते हैं मैं 30 स्टॉक्स लूंगा सब मिलाकर, तो आपने अगर 3% ऑफ अपनी सेविंग्स लगाई एक स्टॉक में, जब वो डबल हो जाए, कोई स्टॉक डबल हो जाए, तो आपका पोर्टफोलियो हिल चुका है। एक स्टॉक अभी आपके पोर्टफोलियो में 6% लेके बैठा होगा, आप रीबैलेंस कर लीजिए। सही बात है। तो आप प्रॉफिट बुक करने में संकोच करेंगे तो जब मार्केट्स फॉल हो जाएंगे, अभी बहुत जरूरत है। जिन्होंने 2021 में बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रखा है, उनको आप क्या कहेंगे, कैसे रीबैलेंस करेंगे? प्रॉफिट्स बुक करना इज एन एंड गोल ऑफ रीबैलेंसिंग, आई वुड पुट दिस वे। सो आप अगर प्रॉफिट्स बुक करने दिमाग में लेके चलेंगे तो शायद आप गलत डिसीजन लें। अच्छा। आप अपना एसेट एलोकेशन प्लान बनाइए, जो कि एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है इन टर्म्स ऑफ कितना पैसा मुझे कहाँ लगाना है और कितनी अवधि के लिए लगाना है। हाँ। अगर आप 5 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने डिसाइड किया कि मैं 60% ऑफ माई मनी इक्विटी म्यूचुअल में लगाऊंगा और 40% डेट म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा या एफडी में रखूंगा, जब वो 60% अगर मार्केट डबल हो गया, दैट मीन्स आपका वो पैसा शायद 120 रुपए हो चुका है। राइट। अगर वो हो चुका है तो आपको अगर वापस 60 पे लेके आना है, बिकॉज एफडी उतना नहीं बढ़ा होगा, हाँ। तो आपको 40 से 60 रुपए बुक करना चाहिए प्रॉफिट, सो दैट आप बैक टू आपके एसेट एलोकेशन प्लान में आ जाए। इससे प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा, हाँ। और आप अपना रिस्क भी कंट्रोल कर लेंगे। एंड अगर मार्केट फिर से गिरता है तो अगर वो 60 से आपका पैसा 40 रुपए हो जाता है, तो आप वापस जो प्रॉफिट बुक किया एफडी बढ़ा हुआ है, उसको निकाल के वापस डालिए, बिकॉज आपको 60-40 मेंटेन करना है। सो अगर आप एसेट एलोकेशन प्लान फॉलो करते हो तो आप लॉसेस को कन्वर्ट करते हो इनटू बाइंग अपॉर्चुनिटीज, एंड प्रॉफिट्स को कन्वर्ट करते हो इनटू वेल्थ। ओके। सो ये मैंने सीखा है इन लास्ट 10 years, एंड वी अप्लाई दिस इन ईडी मनी अ लॉट। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे ये मैसेज भी आता है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आप चूज कर रहे हैं उससे पहले जरूरी है कि आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान हो। उसके तहत ही तो आप एसेट एलोकेशन करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लान जब हम कहते हैं तो उसमें क्या केवल हमारे लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों को पाने की कितनी अवधि होती है, क्या इतना ही कैलकुलेशन होता है या उससे भी ज्यादा होता है? आप जितना सिंपल बनाएंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड प्लान बनाने में शायद आपको महीनों लग जाए, तो आप शायद पहले ही गिव अप कर लोगे। अच्छा। सो पहले स्टार्ट सिंप्लिसिटी से करिए। आप समझिए कि आपकी
करंट सेविंग्स क्या हैं, आफ्टर पेइंग ऑफ योर रेंट, EMIs, अगर आपका खुद का घर है तो बाकी भी खर्चे होंगे। तो आपके पास पैसा बचता कितना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने पैसे से क्या करना है। आप कौन से फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इज इट रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस एजुकेशन, और एन एनुअल वेकेशन, मे बी गिविंग a gift to your wife on every wedding anniversary. It तो can be a मतलब goal ये as well. सब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स आप डिवाइड गोल्स करने होते बनाइए, हैं यस, ऐसे? आप अच्छा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल्स कराइए। फॉर एग्जांपल सम पीपल मे हैव अ गोल लाइक आई वांट टू, मुझे अपने होम लोन या घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसा जोड़ना है, अच्छा, राइट? सही बात सो इट कैन बी गोल एज वेल। सो आप अपनी गोल समझिए। जब आप गोल समझेंगे तो आप एक और चीज समझेंगे, आपको पैसा कब चाहिए, हाँ, और तीसरे समझेंगे आपको कितना पैसा कितना चाहिए। पैसा चाहिए। या सो जब आप ये प्लान करेंगे कि आपको कब कितना पैसा चाहिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी खुद की रिस्क प्रोफाइलिंग की, तो आपको पता चलेगा आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और जितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब के आपका रिटर्न डिटरमिन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज़्यादा रिस्क लगते हैं, हो सकता है कि आपका रिटर्न मार्केट से 12 से 15% भी आ सकता है। अगर आप कम रिस्क लेंगे तो हो सकता है आपका रिटर्न 9 से 12% होगा। अगर आप 9 से 12% कमाएंगे तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेम टाइम में पैसा अचीव करने के लिए। अगर आप 12 से 15% रिटर्न कमाएंगे तो आप कम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द सेम टाइम टू अर्न द गोल। सो आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपके फाइनेंशियल प्लान में आएगा। एक बार आपका ये प्लान बन गया तो आप एसेट एलोकेशन प्लान फॉलो करके आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ कर पे सकते उम्र हैं। कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी? क्योंकि हम जोखिम की बात कर रहे हैं, हम एक फाइनेंशियल जर्नी की बात कर रहे हैं जहाँ पर न सिर्फ आपकी कमाने की क्षमता बढ़ेगी, रिस्क उठाने की क्षमता बढ़ेगी, उम्र भी बढ़ेगी, है ना? तो उस हिसाब से उम्र के हिसाब से भी क्या प्लान में बदलाव होने चाहिए? फॉर श्योर, बिकॉज जैसे ही आप एक एज क्रॉस करते हैं, से 40 फॉर एग्जाम्पल, तो आपका रिस्क एपेटाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हाँ। नॉट ऑफ टॉलरेटिंग लॉसेस, बट अबाउट आप शायद ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहते जो आप 30s में ले सकते हैं, सही बात है। बिकॉज आपकी और फैमिली आजकल है। तो लोग अर्ली रिटायरमेंट सोच रहे हैं Yes, 40s में, yes, है ना? yes. अपनी लाइफ की, करियर की, खासतौर से सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं। Yes, तो yes. ऐसे में तो लोगों के प्लान्स 40 के बाद तो मैंने देखा है अमूमन बहुत ही ड्रास्टिकली बदल जाते हैं, जिसकी वजह से भी वो रिस्क नहीं ले या पाते। नहीं ले पाते, यस, नहीं ले पाते। सो आपका उम्र का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी इन्वेस्ट करें। सो कंपाउंडिंग का सबसे बेस्ट फ्रेंड है टाइम। हाँ। अगर आप जितना टाइम देंगे तो आपको जितना कंपाउंडिंग मिलेगा। मैंने कुछ समय पहले हमने एक ईटी मनी पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाया था कि आप सिर्फ टैक्स सेव करके करोड़पति बन सकते हैं। अच्छा। सिर्फ टैक्स सेव करके। अच्छा। आप अगर फॉर एग्जांपल आपका जो 2 लाख रुपए आपको इंडियन गवर्नमेंट छूट देती है फ्रॉम सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपीस और 50,000 एनपीएस में, आप अगर ये 2 लाख 35 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, आप 25 साल की एज में स्टार्ट करेंगे और 35 साल 60 साल की एज तक करेंगे, तो आपको शायद 3.5 करोड़ के आसपास आपकी जमा पूंजी हो जाती है। हाँ। सॉरी, आप 30 साल की एज में शुरू करेंगे तो 3 करोड़ के आसपास हो जाती है। अगर आप 25 साल में शुरू करेंगे तो वही अमाउंट शायद 5.5 करोड़ हो जाए। बताइए। सो 5 साल जल्दी शुरू करने से आपके पास 2 करोड़ ज़्यादा हो सकते हैं एट द एज ऑफ 60। सो उम्र का दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप 40 के बाद ज़्यादा रिस्क नहीं पाएंगे, तो आप जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करिए, और जल्दी इन्वेस्ट शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। महंगाई भी तो खा जाती है मेरे रिटर्न। यस, इसलिए रियल रिटर्न तो इन्फ्लेशन के बाद है, इसलिए ऑल द मोर रीजन आपको ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपका परचेसिंग पावर प्रोटेक्ट करे। चलिए, मेरे ख्याल से समय लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन हमारी चर्चा जो है ना वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि ईटी मनी पे अगर कोई जाए तो उसको किस तरह की सर्विसेज आप देंगे, किस तरह से उनकी फाइनेंशियल जर्नी का आप एक ऐसा अहम हिस्सा बनेंगे कि आगे चलकर वो अपनी जो भी लाइफ के गोल्स चाहें वो अचीव कर सके। सो 2 चीज़ें हैं ईटी मनी पे। आप जब आएंगे तो आपको 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट करने को मिलता है। एक हम बोलते हैं DIY इन्वेस्टर, आप डू इट योर सेल्फ इन्वेस्टर हैं, जिसमें आपने फाइनेंशियल प्लान, आपका खुद का एसेट एलोकेशन प्लान बना लिया है और आपको अभी बेस्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना है। हाँ। तो आप ईटी मनी का ऐप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं इन्वेस्ट विद इंटेलिजेंस। सो हमारे पास टूल्स हैं, इंटेलिजेंट टूल्स, जिसको बोलते हैं ईटी मनी फंड रिपोर्ट कार्ड। अच्छा। जो हर म्यूचुअल फंड को इंडिया में रैंक करता है उसकी कैटेगरी में। जैसे लार्ज कैप फंड में हमारे पास ईटी मनी रैंक है, मिड कैप फंड्स में ईटी मनी रैंक है। इसका यूनिक तरीका ये है कि हम लोग रिटर्न्स को नहीं देखते सिर्फ। अच्छा। हम देखते हैं कि फंड ने डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना किया है इन द पास्ट। अगर आप गिरते हुए मार्केट में कम लॉस करेंगे, दैट मीन्स आप अच्छे फंड हैं।
एंड आप रिटर्न सिर्फ मत दीजिए, बट आप कंसिस्टेंट रिटर्न्स दीजिए। तो अगर आप कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हैं तो ही आप अच्छे फंड हैं। तो ईटी मनी पे आपको बहुत आसानी से गुड फंड्स मिलते हैं जो कंसिस्टेंसी और डाउनसाइड तो प्रोटेक्शन आप बाकी जो दोनों देते इस तरह की सर्विसेज देते हैं, जिस भी तरह के ऐप्स अवेलेबल हैं, उनसे आप कितने अलग हैं, कितना नयापन है आप में, सो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने और भी कितने किफायती भी हैं आप? श्योर श्योर। सो किफ़ायती तो बहुत ज़्यादा है ईटी मनी, बिकॉज वी डोंट लेवी एनी चार्जेस। अच्छा। हम इन्वेस्टर्स पे चार्ज लेवी नहीं करते, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अलाउ करते हैं बाय करना। Okay. डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कोई कमीशन नहीं होती है जो हमें मिलती है। Okay. तो आप जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ऑफलाइन वर्ल्ड में तो आपके ब्रोकर या आपके एजेंट को कुछ कमीशन मिलती है, तो आपका रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है हर साल। आप जब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदते हैं विदाउट कमीशन और ईटी मनी ऐप, तो आपका रिटर्न हर साल थोड़ा बढ़ जाता है। नो जस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आप 7,200 रुपये की SIP करते हैं पर मंथ और 25 साल तक अगर वो SIP कंटिन्यू करते हैं, तो डायरेक्ट प्लान में अगर आप करेंगे तो आपके पास 25 लाख रुपए ज़्यादा होंगे कंपेयर टू अ रेगुलर प्लान जो आप ऑफलाइन वर्ल्ड में बाय करते हैं। तो सबसे बड़ी किफ़ायती एस्पेक्ट ऑफ ईटी मनी ये है। एंड सेकेंड इज, जब आप ईटी मनी में आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक सर्विस कॉल ईटी मनी जीनियस, जो कि ऑप्शनल सर्विस है। आप अपने इसमें रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। वंस यू डू रिस्क प्रोफाइलिंग, हम आपको पोर्टफोलियो रिकमेंड करते हैं एंड उस पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं इन अ वे दैट आपको अलर्ट्स आएंगे हर महीने कि आपके पोर्टफोलियो में आपको चेंज करना है कि नहीं। सो आप अपने गोल्स पे ध्यान दीजिए, आप पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ईटी मनी कर लेगा, जस्ट दैट आपको आके हर महीने ऐप पे देखना है कि इस महीने का बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको कितना पैसा कहाँ लगाना है। सो मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। हम जब SIP शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल इन लार्ज कैप फंड एंड मिड कैप फंड, तो हम SIP करते जाते हैं। जो मैंने आपको FD का एग्जांपल दिया, जब पैसा बढ़ भी जाता है तो हम निकालते नहीं है, और हमको कोई बताने वाला नहीं होता है कि ये टाइम है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें। इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं कि कब प्रॉफिट बुक करें। सब लोग बोलते हैं खरीदने, तो आपको खरीदने के लिए बहुत लोग एडवाइस करेंगे, लेकिन जब बेचना है कोई बताता नहीं है। और जब बेचने का टाइम होता है तब हम वो नहीं करते हैं तो नुकसान हो जाता है। सो ईटी मनी जीनियस में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप रीबैलेंसिंग खुद ही कर लेते हैं, बिकॉज ऐप आपको बताएगा क्या करना है। इसका एक मंथली सब्सक्रिप्शन फी होती है जो आपको देनी पड़ती है, और आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आप दोनों चीज़ें हैं। आप DIY इन्वेस्टर हैं तो आप खुद करिए, अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए तो आप ईटी मनी जीनियस लीजिए। चलिए, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी निवेश की जो आपका सफ़र है, जो जर्नी है, उसकी शुरुआत करें, और इसीलिए यहाँ पर हम भी आपके लिए हैं और ईटी मनी भी आपके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए। और इसी के साथ हम इस पेशकश में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं और देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। बने रहें।